आदरणीय मंच एवं सभागार में उपस्थित विद्वज्जन, आज जैसा कि 2 दिन के इस कार्यक्रम का विषय है अमृत महोत्सव के दौर में प्रतिरोध, मैं इस विषय पर और इसके शब्दों पर सोच रहा था कि अमृत महोत्सव आज़ादी का जो 75 साल पूरा हो रहा है, तो इसमें आज़ादी शब्द महत्वपूर्ण है और अमृत महोत्सव 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं। और जो जहाँ से ये निकला है, हमारी जो एक राजनीतिक सत्ता हमारे देश की है, उन लोगों ने इस पद को बनाया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ा व्यंग्यात्मक भी है कि जिन लोगों ने, जिस राजनीति ने, जिस विचारधारा ने हमारे देश के पर्यावरण को, समाज को विषाक्त बनाया, वही अमृत महोत्सव का पद निर्मित कर रहे हैं। यानी जिस दौर में विष ही सबसे बड़ा औजार हो, विद्वेष का विष, जनता की समस्याओं का विष चारों तरफ चतुर्दिक फैला हुआ हो, तो वहाँ पर उस दौर में अमृत शब्द कहा जा रहा है। दूसरा शब्द इसमें आज़ादी है। मुझे लगा अगर आज के समाज को, आपके आज की जो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था है, उसको जिस एक अर्थ से व्याख्यायित करना, तो मैं ये कहूँगा कि यह वह समय है जिसमें आज़ादी के बाद सबसे अधिक आज़ादी का क्षरण हो रहा है। सबसे ज़्यादा दांव पर हमारे देश के लोगों की, नागरिकों की आज़ादी ही लगी हुई है। यहाँ पर तो हम सब लोग प्रगतिशील विचारधारा के, समझ के लोग हैं, लेकिन मान लीजिए अगर दूसरी तरह के लोग भी होते, तो जैसे ही आप कहते कि आज़ादी दांव पर लगी हुई है, आज़ादी का जो सबसे प्रमुख गुण होता है, बोलने की आज़ादी, चुप रहने की आज़ादी, वो सब कुछ दांव पर लगी हुई है, तो तुरंत उधर से सवाल किया जाता कि आपातकाल भूल गए। आपातकाल भी बुरा था और इस देश के इतिहास में एक दाग की तरह उसे कहा जाएगा। लेकिन जो आपातकाल में आज़ादी का हनन हुआ था, वह राजनीतिक सत्ता ने अपनी हिफाजत के लिए, अपनी जो संकट था उनके अस्तित्व का, उसमें अपने को बनाए रखने के लिए सारे संविधान को कुचला, नियम तोड़े और बंदिशें लगाई। लेकिन इस समय जो आज़ादी के विरुद्ध वातावरण है, जो मुहिम है, इस मुहिम में आज़ादी का हनन कई स्तरों पर हो रहा है। आज़ादी का हनन इस रूप में भी हो रहा है कि लोगों में मिलने जुलने पर बंदिशें लगाई जा रही हैं। खाने पीने की आज़ादी पर बंदिशें, कैसा खाना खाएं हम, कैसे वस्त्र पहने हम, कौन सी भाषा बोलें, कौन सा मजहब अपनाएं, हम कौन से अपने रीति रिवाज अपनाएं, ऐसी आज़ादी पर, यानी जो बुनियादी हुकूक होते हैं, उस आज़ादी पर मुझे लगता है आज़ादी के बाद पहली बार इस तरह आक्रमण हो रहा है। तो ऐसे में अभी जैसा कि अपने जब मंच पर हम लोगों को बुलाने के पहले ही अणुशक्ति सिंह जी ने कहा कि आज़ादी का महोत्सव, अमृत महोत्सव चल रहा है, घर घर तिरंगा चल रहा है, मुझे लगा वो कहीं विषय की नब्ज पर भी उंगली रख रही है। आप देखिए जो हमारा निज़ाम है, वो निज़ाम हम जो साहित्यकार हैं,
कोशिश ये कर रहे हैं कि लगातार राजनीति की भाषा में एड्रेस करें लोगों को, खुद अपने विरोधियों को, अपने समर्थकों को एक राजनीति की भाषा में प्रायः हम एड्रेस कर रहे हैं। जबकि उन लोगों को आप देखिए जो ताकत में है, जो हमारा प्रतिपक्ष है, वो लोग एक सांस्कृतिक मुहावरों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के हिसाब से, सांस्कृतिक प्रतीकों के रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जो साहित्य कला से निकले हुए लोग हैं, जो उसकी शक्ति को कभी जानते थे, लेकिन शायद अब ज़्यादा हम राजनीतिक मुहावरे में बात कर रहे हैं, और वो शुरू से ऐसा कर रहे हैं। जैसे बहुत दूर आप मत जाइए, मुझे बाबरी मस्जिद के दौर का प्रकरण याद आता है। वो शिलाएं ले जाइए अपने घर, जब वो अपने गांव-गांव में शिलाएं ले जाइए, शाखा लगाते थे, और पहले आप जाइए शाखा लगाते थे। प्रतीकात्मक कार सेवा ये अभियान चलाया था उसी दौर में, आप देखें तो वो अब घर घर तिरंगा। तो घर घर तिरंगा क्या केवल एक हमारा राष्ट्र ध्वज फहरा देने का अभियान है? नहीं। जब वो घर घर तिरंगा कहते हैं तो घर घर तिरंगा वो इस प्रतीक को, हमारे राष्ट्र ध्वज के प्रतीक को वो घर घर तक एक अपने विचार के रूप में ले जाना चाहते हैं, जिसे एक राष्ट्रवाद जो उनकी अवधारणा है, जो उनका विचार है, और जिस राष्ट्रवाद की आधीन में हमारे अल्पसंख्यक समुदाय पर दमन चक्र चलाया जा रहा है, या जो सेकुलर बौद्धिक लोग हैं, यानी जो असहमत हैं, उन सबको राष्ट्रवाद के दायरे से, परिसर से बाहर बता करके उनका दमन किया जा रहा है। अब ऐसे में, ऐसे वातावरण में एक किस्सा गो, एक कथाकार की अभिव्यक्ति क्या वही रह जाएगी जो पहले थी? क्या वही रह जानी चाहिए जो पहले थी या अब है, या उसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश, संभावनाएं, आवश्यकताएं बनती हैं? अभी बगदाद पर एक कविता, कथाकार की थोड़ी मुश्किलें होती हैं। किस कल्पित जी बैठे हुए हैं, इतने सुंदर कवि, अच्छे कवि, वो और अब उपन्यास भी लिख रहे हैं। बगदाद पर बम गिरेगा, युद्ध होगा, एक कवि अपनी काव्यात्मक अभिव्यक्ति कर सकता है, लेकिन एक कथाकार के लिए बहुत मुश्किल होगी कि अगर कहा जाए कि एक कहानी लिख दो, बैठा हुआ है दिल्ली में आदमी, या सुल्तानपुर में हमारे आदमी बैठा हुआ है कथाकार, या लखनऊ में बैठा हुआ है, वो यूक्रेन में वार हो रहा है, तो कितने लोगों ने कविताएं तो लिख दी, लेकिन एक कथाकार नहीं लिख सकता है, उसके सामने मुश्किलें होती हैं। जैसे मैं खुद मैं पत्रकारिता में था तब, जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढाही गई, उसका एक एक दृश्य, एक एक बिंब मेरी स्मृति में आज भी मौजूद है, जीवित है। लेकिन एक कहानी, एक कविता तो लिखी जा सकती थी उस दृश्य पर, उस बिंब पर जो है वो, उस घटना पर या उस अनुभव पर, लेकिन एक कहानी लिखने के लिए आपको ठोस हाड़ मांस के किरदार चाहिए होते हैं, उनकी अनुभूति चाहिए होती है, उनका संबंध होना चाहिए। और वो मुश्किल इसलिए भी होती है कि कई बार कविता या वक्तव्य या लेख एक राजनीतिक मुहावरे में बात कर, बड़ी बड़ी घटनाओं को आप बड़ी बड़ी घटनाओं के रूप में, या दुर्घटनाओं को दुर्घटनाओं के रूप में आप दर्ज कर सकते हैं। लेकिन एक किस्सा गो का जो मुहावरा होता है, वो बड़ी बड़ी बातों को छोटे छोटे अनुभवों से, रोज़मर्रा के जीवन से, जो उसकी संवेदनाएं, जो उसका ज्ञान, जो उसका अनुभव, सब उसको मिलते हैं, उनसे वह कहानियाँ, उपन्यास रचता है। और ये समस्या आई हुई है कि इधर पहले भी ऐसे इसके दृष्टांत मिलेंगे कि उन बड़ी बड़ी बातों को और बड़ी बना करके और बड़े रूप में आप प्रस्तुत करते हैं, तो उसमें जो न अनुभव की संपदा रह पाती है, न उसमें अनुभव का जो, ज्ञान का जो संवेदनात्मक
जिसे मुक्तिबोध कहते थे, ज्ञानात्मक संवेदना या ज्ञानात्मक संवेदना, संवेदनात्मक ज्ञान। तो ये जो रिश्ता होना चाहिए, ये रिश्ता मुझे लगता है कि बहुत बार प्रतिरोध के नाम पर या प्रतिरोध करते हुए जो बहुत आक्रामक ढंग से रचनाएं लिखी जाती हैं उसमें अनुपस्थित हो जाता है। मैं याद करता हूँ कि जब हम लोगों ने शुरू किया कहानियाँ लिखना या पढ़ना शुरू किया तो हिंदी में ये सन करीब 80 के आसपास का दौर था, या आपातकाल हटने के बाद का दौर था, आपातकाल 77 के बाद का दौर था, और बड़ा जोश था कि नहीं प्रतिरोध होना चाहिए। और आप देखें कि उस दौर में जो कहानियाँ थीं वो बग़ैर जीवनानुभवों की, बग़ैर संवेदनाओं की कहानियाँ, केवल एक पॉलिटिकल बयान की कहानियाँ थीं। उसमें प्रतिरोध की जो समाज में नहीं था, हमारे देश में वह प्रतिरोध नहीं था, लेकिन कहानियों में प्रतिरोध था। हमारे गांव में दमन चक्र, सामंत का, बड़े लोगों का दमन चक्र, सवर्ण जातियों का दमन चक्र दलित जातियों पर उसी तरह था। लेकिन कहानियों में तो ये स्थिति थी, कुछ कहानियों का मुझे याद भी है कि उसमें जैसे एक गांव में किसानों ने एक तोप ला करके खड़ी कर दी जमींदारों के खिलाफ, या हर कहानी में लगभग अंत जो है वो वंचित तबके की, शोषित तबके की विजय से दिखलाया जाता था कि ये देखो जीतता हुआ आदमी। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि जीतता हुआ आदमी ही प्रतिरोध नहीं करता है, वो एक हारता हुआ आदमी, होरी तो नहीं जीत रहा था, घिसु माधव या सदगति में तो नहीं जीत रहे हैं वो लोग। लेकिन तमाम जीतते हुए किरदारों की कहानियों या जीतते हुए नायक नायिकाओं की कहानियों से ज़्यादा आपको विचलित, आपकी स्मृति में अमर होकर के बन जाने वाली रचनाएं ये कहानियां हैं प्रेमचंद की। तो उसमें तो पराजित लोग हैं, उसमें तो प्रतिरोध भी नहीं करते हैं। ठाकुर का कुआं में पानी नहीं मिलता है उसको, बल्कि मेरी बेटी ने उसने कहा मैं क्या पढूं, मैंने कहा प्रेमचंद को पढूं। कहा कौन सी कहानी? कुछ कहानियाँ ठाकुर का कुआं कहानी पढ़ी उसने कहा कि ये प्रेमचंद ने बड़ा गड़बड़ किया। हमने कहा क्या गड़बड़ किया? कहा पानी दिलवा देना चाहिए था। तो पानी न मिलने का, शायद अगर कहानी में प्रेमचंद पानी दिला देते उसे ठाकुर का कुआं में, मुझे नहीं लगता कि किसी पाठक की स्मृति में पानी न मिलने की पीड़ा है और पानी से वंचित कर दिए गए किरदार की जो पीड़ा है वो हमारे भीतर जैसा प्रतिरोध, पाठक के भीतर जैसा प्रतिरोध पैदा करती है, वह प्रतिरोध पानी मिल जाने से पैदा होता। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि प्रतिरोध जो है वो एक लेखक का प्रतिरोध जो है, जैसा भाई राजकुमार ने अपने वक्तव्य में कहा कि एक लेखक का प्रतिरोध भिन्न तरह से होगा, और एक जब हम फील्ड में, हो सकता है वही लेखक, वही कथाकार, वही कवि जब आंदोलन में उतरेगा, जिसकी तरफ बीरेन जी ने मांग भी की कि लेखक को उतरना चाहिए, तब उसका प्रतिरोध एक जनसमूह के साथ, जैसा अभी उदय प्रकाश जी ने भी हल्का संकेत किया कि जुलूस निकलते थे, तब उसका प्रतिरोध भिन्न, एक नागरिक के रूप में उसका प्रतिरोध भिन्न होगा। लेकिन जब आप साहित्य में आते हैं तो आपके मुहावरे, आपके नियम कानून लिखने के और उसका प्रभाव, अंततः हमारा ये नहीं होता कि अपनी पीठ थपथपाएं। एक जेन्युइन कथाकार का ये नहीं होता है कि वो ये साबित करे कि देखो मैं कितना बड़ा प्रतिरोध कर रहा हूँ, मैं कितना, देखिए गुस्से में हमारे किरदार कितने गुस्से वाले हैं, और हमारे किरदार तो इतने ताकतवर हैं कि वो पटक देते हैं बड़े बड़े मंत्री को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को भी हो सकता है हम लोग शिकस्त खाता हुआ दिखला दें। ये एक लेखक का नहीं होता। उसकी प्रतिज्ञा यह होती है एक सृजनात्मक लेखक की
कि वो पाठक के मन में, पढ़ने वाले के मन में कितना प्रतिरोध का भाव जगा पाता है। उसकी रचनाएं कितना प्रतिरोध के प्रति कितना विवेकशील बनाती हैं और कितना उसके भीतर जो है आग पैदा करती हैं, पढ़ने वाले के भीतर जो है वो। आज फिर इधर के दौर में भी मैंने कई उपन्यास पढ़े, उसका यहाँ जिक्र भी हुआ। मैंने देखा कि लगभग तमाम उपन्यासों में और शायद कुछ कहानियों में भी जीतते हुए किरदार कि पता चला वो सांप्रदायिक शक्ति के खिलाफ जीतते हुए, अकेले मान लीजिए नहीं जीत पा रहे हैं तो एक आंदोलन पैदा हो जाएगा। ऐसे उत्तरार्ध में, खासतौर पर उन कृतियों के उत्तरार्ध में एक आंदोलन पैदा हो जाएगा जिसमें समाज के और जुड़ते चले जाएंगे, काफिला बढ़ता चला गया है और वो अंत में वो लोग फासिज्म के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ या ऐसी किन्हीं भी शक्तियों के खिलाफ एक बड़ा लामबंद होते हैं और दिन प्रतिदिन सीढ़ी दर सीढ़ी सफल होते जा रहे हैं। लेकिन क्या हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में क्या यह संभव हो रहा है? वहाँ तो यह संभव हो रहा है कि जिनका हम प्रतिरोध कर रहे हैं कि वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मेरा यही अनुरोध है, यही मेरा कहना है कि प्रतिरोध का कई चेहरे होते हैं, कई उसके स्वर होते हैं प्रतिरोध के। प्रतिरोध कई बार चुप्पियों के बीच प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध कई बार रचनाओं में इस तरह होता है कि वो शब्द में कहा ही नहीं गया है, शब्दों के बीच जो छुपे हुए अर्थ होते हैं उसमें प्रतिरोध निहित होता है। तो एक लेखक के रूप में, कथाकार के रूप में हमें प्रतिरोध के उन भिन्न भिन्न चेहरों को, उन भिन्न भिन्न स्वरूपों को अपनी रचनात्मकता के भिन्न भिन्न स्तर पर आजमाना होगा। साथ ही प्रतिरोध तभी संभव होगा जब हम अपने भीतर के वैचारिक प्रतिरोध के साथ साथ अपने एक जो नैतिक आवेग है हमारे भीतर जो गुस्सा है, हमारे भीतर जो चेतना है, उसके साथ साथ यानी हम जनता के साथ साथ हम जो शक्ति केंद्र हैं उनको भी डिकंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। हम तब तक एक सही प्रतिरोध की राजनीति नहीं कर सकते हैं जब तक हम शक्ति केंद्र के चेहरे को वास्तविक अर्थ में नहीं समझ पाएंगे। जब मुक्तिबोध कहते हैं तोड़ने होंगे हम मठ और गढ़, तो वो मठ और गढ़ क्या बिना समझे उसे आप तोड़ लेंगे? जब तक आप उसके एक एक ईंट का, उसके एक एक विन्यास का, उसके तमाम तालों का चाबी कहाँ है, जब तक ये आप नहीं समझ पाएंगे, उसकी व्यूह रचना का, उसकी किलेबंदी को जब तक आप व्याख्यायित नहीं कर पाएंगे, तब तक मुझे लगता है आपका प्रतिरोध भी एक आत्मिक प्रतिरोध होगा। आप अपनी निगाह में सही ठहर जाएंगे, अपने दोस्तों की निगाह में, अपने फॉलोवर्स की निगाह में आप सही ठहर जाएंगे, लेकिन एक पाठक की निगाह में, के दिल में आपका प्रतिरोध उस रूप में नहीं उतरेगा। तो दोस्तों, शायद मैं ज़्यादा भी बोल गया। अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि एक प्रेमचंद से बात शुरू हुई थी और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हिंदी में प्रतिरोध की एक बड़ी शानदार परंपरा रही है जो कबीर से शुरू होकर और भारतेंदु की अंधेर नगरी को आप लें और वहाँ से होते हुए प्रेमचंद के समय में वो पूरी तरह व्यवस्थित हो जाती है और आज तक चली आ रही है। यशपाल, रेणु, आज के तमाम कथाकार, तमाम कवि, बहुत सारे लोग हैं और प्रेमचंद के ही एक मैंने उनकी और कहानियों का भी आपके सामने जिक्र किया, उपन्यास का भी जिक्र किया, होली का। और अब ज़रा मैं एक उदाहरण उनका है जो मेरे पास लिखित रूप में नहीं है लेकिन लगभग इसी तरह है। आपको याद होगा रंगभूमि में जो सूरदास हैं, सूरदास की झोपड़ी
जला उसके विरोधी जो मिस्टर जॉन है शायद, उनके गुरुओं ने या जला दी कि भाई वो प्रतिरोध कर रहा है सूरदास। उसका प्रतिरोध ये है कि वो अपनी ज़मीन, वो कहते विकास के नाम पर जब विकास के लिए ज़मीन दो। सूरदास कहता है कि हम ज़मीन नहीं देंगे चूँकि यहाँ मवेशी चरते थे और बच्चे खेलते थे। ठीक, बड़ी डिबेट मुझे याद है जब हम लोग MA में पढ़ रहे थे तो उस समय बड़ी बहस भी हुई थी कि प्रेमचंद विकास विरोधी थे, ऐसा भी कहा गया। लेकिन प्रेमचंद क्या खुलना चाहता है वहाँ की फैक्ट्री पर? वहाँ किस चीज़ की फैक्ट्री खुलनी है? वहाँ खुलनी है फैक्ट्री सिगरेट का कारखाना खुलना है। तो मुझे याद आया प्रेमचंद का बहुत बार कहा जाता है प्रेमचंद मार्क्सवाद के प्रभाव में थे, लेकिन और गांधी जी के प्रभाव में तो थे ही। लेकिन गांधी जी से भी जब कहा गया कि आप विकास के विरोधी थे, एक मिस्टर रामचंद्र थे, उन्होंने एक इंटरव्यू किया, उन्होंने गांधी जी से कहा कि आप तो विज्ञान विरोधी हो, विकास विरोधी हो कहा जाता है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं विज्ञान विरोधी नहीं, लेकिन जिस विज्ञान के पीछे करुणा होगी वही विज्ञान मेरी निगाह में, वही विकास मेरी निगाह में उत्तम है और मैं उसे ही स्वीकार करूँगा। तो उन्होंने सिंगर साहब का उदाहरण देते हैं कि सिंगर साहब की पत्नी जो है वो जब कपड़े सिलती थी तो सुई उसकी उंगलियों में चुभ जाती थी। उसको उस कष्ट से बचाने के लिए, गांधी जी का ये है कि उस कष्ट से बचाने के लिए उन्होंने सिलाई मशीन का आविष्कार किया। तो कहा तो ये तो प्रेमचंद का खैर। तो जब वो झोपड़ी जला दी जाती है सूरदास की तो उसका एक शागिर्द है मिठुआ, तो कहता है कि अब क्या करोगे? तो सूरदास कहता है फिर झोपड़ी बनाएंगे। फिर कहता है अच्छा फिर जला दिया गया तो जला दी गई झोपड़ी तो कहा फिर बनाएंगे। तो कहता फिर जला दी गई तो कहता फिर बना दी गई। तो कहता है कि अच्छा 10 बार जलाई गई तो कहा 10 बार बनाएंगे। वो कहता है कि और 100 बार झोपड़ी जलाई गई तो कहता है कि हम 100 बार झोपड़ी बनाएंगे। तो इस प्रतिरोध में कोई ऐसा आप देखें ऐसा बड़ा पॉलिटिकल नारा नहीं है, लेकिन ये प्रतिरोध आपको भीतर, इसकी आँच जो है एक पाठक के भीतर तक पहुँचती है और एक मनुष्य की जो दुर्धर्ष, जो उसकी संघर्षशीलता है, जीवन के प्रति जो उसकी आसक्ति है, जो उसकी आस्था है, इन तमाम चीज़ों को प्रतिरोध ये प्रकट करता है। और मुझे लगता है कि हमारे कथा साहित्य में एक ऐसे ही प्रतिरोध की जो जीवन में आस्था जगाए और वो भावावेग का प्रतिरोध ना हो, वो केवल एक राजनीतिक मुहावरे का प्रतिरोध ना हो, वो संवेदना जैसा वो स्मृति बन जाए, वो प्रतिरोध वो वर्तमान भी हो और उसमें स्मृति बन सकने की पूरी क्षमता हो। एक ऐसे प्रतिरोध की ही ज़रूरत है और हमें उम्मीद है कि हम सब लोग मिलजुल कर एक ऐसे प्रतिरोध की निर्मित करके ही रहेंगे। शुक्रिया।